गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस सेशन में हम लोग देखेंगे CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है, कब आया। एक्चुअली ये टॉपिक आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। तो हम लोगों की जो कोशिश रहेगी, टॉपिक हम लोग लेकर के चलेंगे इस प्रकार से ताकि हमारा मेंस एंड प्री दोनों कवर हो जाए। तो चलिए इसके थोड़ी डिटेल्स की हम लोग जानकारी लेते हैं कि इससे सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं और अन्य किस प्रकार से सवाल भी इससे बनाए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है नागरिकता कानून CAA, कब आया, क्या है, किनको नागरिकता मिलेगी, फॉर्म कैसे भरें, जाने इसकी संपूर्ण जानकारी। तो नाउ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट कि आज हम किन किन बैट पर चर्चा करेंगे, यानी सवाल क्या क्या हो सकते हैं। जैसे CAA नोटिफिकेशन कब जारी किया गया, कानून कब लागू हुआ, एक्ट में किन देशों के किन धर्मों के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है, वेबसाइट ऑफिशियल कौन सी है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च CAA वेबसाइट का एड्रेस क्या है, CAA के लिए अप्लाई कैसे करना है। इसके अलावा जो अन्य क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं, जैसे भारतीय नागरिकता पाने वाले लोगों पर कौन से कानून लागू नहीं होंगे जो अभी लागू है, भारत में नागरिकता का प्रावधान संविधान में कहाँ किया गया है, एक व्यक्ति को किन आधारों पर भारत की नागरिकता मिलती है, भारतीय नागरिकता कानून में कितनी बार संशोधन किया गया है। चलिए ये सारे क्वेश्चंस हैं, हमारे सवाल ये हैं और इन्हीं सवालों पर आज हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा ये टॉपिक हमारी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप मेंस के लिए कर रहे हैं तो आपकी प्रीलिम्स डेफिनेटली कवर हो जाएगी। नाउ कम टू द टॉपिक। समिति तय करेगी किसे मिले नागरिकता। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता मांगने वाले जो आवेदन, मांगने वाले का अर्थ यहाँ पे यह हो गया कि आवेदनों पर निर्णय लेने वाले अधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है। इस समिति, क्योंकि इसके लिए क्या की गई है, एक समिति गठित की गई। ओके, तो इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा, तो वह करेंगे जनगणना संचालन के आपके निदेशक होंगे। ओके, नाउ ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। सेकंड, यह समिति हर जिले में काम करेगी और कमेटी ही तय करेगी कि आवेदन करने वालों को नागरिकता देनी है या नहीं, नागरिकता देनी है या नहीं। इस अधिसूचना में यह भी कहा गया कि निदेशक के अलावा इस पैनल में 7 अन्य सदस्य भी होंगे। कितने सदस्य हैं? 7 अन्य सदस्य, यानी टोटल इस समिति में कितने हो गए? इस समिति में टोटल 1+7, यानी एक निदेशक होंगे और 7 उसके मेंबर्स होंगे। टोटल आपके 8 मेंबर्स की यह कमिटी होगी। नेक्स्ट, इन सदस्यों में इंटेलिजेंस ब्यूरो, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारियों और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल या नामित एक डाक अधिकारी को रखा जाएगा। इसके अलावा चूंकि 7 सदस्यों की बात की गई है, इसके अलावा संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रधान सचिव गृह या अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह और क्षेत्र अधिकार मंडल, रेलवे प्रबंधक के एक प्रतिनिधि को समिति में आमंत्रित किया जाएगा। इस अधिसूचना में यह भी कहा गया कि समिति के लिए अध्यक्ष सहित एक प्रतिनिधि भी होगा जो नायब तहसीलदार या जिला कलेक्ट्रेट या मजिस्ट्रेट के कार्यालय के समक्ष पद का से नीचे का नहीं होगा। नाउ इस समिति में कुछ विशेषज्ञ सदस्य भी होंगे। ओके, नाउ इन सदस्यों के सामने नागरिकता लेने के लिए आवेदन करने वाले को खुद उपस्थित होना पड़ेगा। सरकार द्वारा जारी किए गए फॉर्म को ऑनलाइन ही भरने का प्रावधान किया गया है। दैट मीन्स यहाँ ऑफलाइन मोड की कोई संभावना नहीं है। आप जो आवेदन करेंगे फॉर व्हाट, सिटीजनशिप के लिए यानी नागरिकता के लिए, अगर राष्ट्रीयता के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको केवल और केवल आप ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म भरेंगे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट, प्रदेश स्तर पर भी बनेगी कमेटी। वहीं प्रदेश स्तर पर डायरेक्ट सेंसस इस प्रक्रिया की अगुवाई करेगा। कौन करेगा? डायरेक्ट सेंसस, यानी जिला स्तर पर कमेटी बन रही है, प्रदेश स्तर पर भी कमेटी होगी। इस कमेटी में इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी सेक्रेटरी स्टार के अधिकारी भी होंगे, FRRO के अधिकारी होंगे, स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पोस्ट मास्टर जनरल भी इसमें शामिल होगा। राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी अधिकार समिति। इस तरह जिले स्तर पर अधिकार समिति का गठन होगा जो अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी।
यानी राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, इन सभी स्तरों पर क्या की जाएगी, समिति का गठन किया जाएगा जो फाइनली ये तय करेगा कि नागरिकता किसे प्रदान की जानी चाहिए या राष्ट्रीयता किसे प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट, जिला स्तर पर आवेदकों को वेरिफिकेशन किया जाएगा और जिन्हें भारतीयता की निष्ठा के प्रति एक विशिष्ट फॉर्म भरना होगा। नाउ जिला स्तर पर जो एम्फोर्ड कमेटी बनेगी वो सुनिश्चित करेगी कि आवेदक को भारतीय नागरिकता दी जाए या नहीं, ये कमेटी का फैसला होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस नोटिफिकेशन में यह भी कि जिला स्तर पर ही एम्फोर्ड कमेटी को अधिकार होगा कि आवेदकों को भारतीय नागरिकता दी जाए या नहीं। ठीक है। नाउ अब है कि आवेदन करने से पहले भारत में 1 साल लगातार रहना अनिवार्य है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है इसके अंतर्गत, क्या क्या प्रावधान है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019, इसको ध्यान रखना है। यह एक्ट कौन सा है, 2019 के तहत भारतीय राष्ट्रीयता चाहने वाले लोग आवेदन की तारीख से पहले देश में कम से कम 12 महीने लगातार बिताने के बाद आवेदन करने के पात्र बन सकते हैं या वो बन जाएंगे। अभी किन राज्यों में विदेशियों को नागरिकता देने का प्रावधान, नागरिकता अधिनियम 1955। ओके, इसके हेडलाइन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि बोला गया है कि किन राज्यों में विदेशियों को नागरिकता देने का प्रावधान वर्तमान में है। तो वर्तमान में नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 9 राज्य, इस 9 राज्य को ध्यान रखिएगा, ठीक, के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेट और गृह सचिवों को नागरिकता देने के अधिकार दिए गए हैं। और ये 9 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र। एक्चुअली इसके जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन पॉइंट्स थे, केवल मेन पॉइंट्स, वो एवरीडे जो करंट अफेयर्स की क्लास आप लोगों की मॉर्निंग में लाइव होती है उसमें बहुत हद तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। ये क्लास मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसलिए हम लोग इसमें डिटेल में पूरे पॉइंट्स को फोकस करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। लगातार मिल रही नागरिकता वर्ष 2018, 19, 20 और 21 के दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए कुल 3117 अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी गई। इसमें आपको क्या करना है, इस आंकड़ा को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर याद रख पाए वेल एंड गुड, नहीं रखे तो कोई बात नहीं है। हालांकि आवेदन कितने दिए गए, इतने आवेदन आए थे 8000 समथिंग, जिसमें कि 3000 या एक अप्रोक्स फिगर भी अगर आप याद रखते हैं तो काफी है। वहीं गृह मंत्रालय की 21-22 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अप्रैल से दिसंबर तक कुल 1414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई। तो यह एक आंकड़ा है जो आपके समझने के लिए है। अब आता है सवाल यह है कि धारा 6B के तहत, धारा कौन सी है, 6B, इसके तहत नागरिकता के लिए कौन आवेदन नहीं कर सकता है। ओके, नाउ अगर संबंधित शख्स का भारतीय मूल का है, संबंधित व्यक्ति का विवाह भारतीय नागरिक से हुआ हो, भारतीय नागरिक की नाबालिग संतान होने पर, माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने पर, वह व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई एक स्वतंत्र भारत का नागरिक रहा हो और संबंधित व्यक्ति भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत हो। आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, यूपीएससी में भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से या किसे या कौन है जो किस प्रकार के व्यक्ति हैं जो नागरिकता के लिए आवेदन के पात्र नहीं होंगे। ओके, 4-5 ऑप्शन दे देगा या इन्हीं में से 4 उठा के दे देगा, बोलेगा इसका आप फाइंड आउट करें कि इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा या किसे आवेदन देने का प्रावधान है, कुछ ऐसा भी दे सकता है। तो इसे थोड़ा सा तैयार रखिएगा। इसमें जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है और कोशिश कीजिएगा। हालांकि मैंने क्लास में, मॉर्निंग की क्लास में भी समझा चुकी हूँ आप लोगों को, और इसके बावजूद उसके जो डिटेल्स हैं यानी इसके आंसर राइटिंग में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब सारे यहाँ दिए गए हैं। कोशिश आप ये कीजिएगा कि इसको बेहतर से बेहतर तरीके से आप इसे एक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर को तैयार कर लीजिएगा। नाउ आवेदन के साथ कौन से आवश्यक विशेष दस्तावेज होंगे यानी डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं जब आप एप्लीकेशन देते हैं फॉर सिटीजनशिप। नए नियमों के अनुसार भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों को 2 विशेष दस्तावेज जमा करने होंगे, 2 स्पेशल डॉक्यूमेंट्स होंगे। क्या क्या है, भारतीय नागरिक को आवेदक के चरित्र के बारे में शपथ पत्र से गवाही देनी होगी। आवेदक को संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध, यानी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, 22 भाषाएं, उनमें से किसी एक का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ओके, पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है,
तीसरी अनुसूची के प्रावधानों के तहत पंजीकरण की योग्यताओं को पूरा करने वाले किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन फॉर्म 8A में दिया जाता है। तो आवेदन फॉर्म कौन सा है? 8A है। अनुसूची किसकी बात की गई है? तीसरी अनुसूची। और तीसरी अनुसूची का संबंध आपके ओथ से भी यानी शपथ से भी है, जिसमें लिखा है कि व्यक्ति को यह घोषणा भी करनी होगी कि उसका आवेदन स्वीकृत होने पर उसके देश की नागरिकता अपरिवर्तनीय रूप से त्याग दी जाएगी। 9, नागरिकता के लिए 6 साल भारत में रहना होगा। नागरिकता लेना आसान हो गया। इससे पहले भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 11 साल तक भारत में रहना जरूरी था, जिसमें अब क्या कर दी? चेंजिंग कर दिया गया और इसे संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इस नियम को आसान बना करके कितना कर दिया गया? 6 साल किया गया। इसे आसान बना करके 6 साल कर दिया गया। ओके। 9, कानून लागू करने में देरी की वजह क्या रही? सीएए लागू करने में कई कारणों से देरी हुई। क्या क्या कारण रहा? एक तो कोरोना, चलिए वो तो एक प्राकृतिक कारण ही मान सकते हैं, कोरोना। इसके अलावा विरोध प्रदर्शन हुए, इसे कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में 200 से अधिक याचिकाएं दायर की गई, जिसमें इसकी संवैधानिक वैधता पर भी सवाल उठाए गए। सरकार ने चिंताओं को दूर करने के लिए कई बार क्या किया? समय का विस्तार किया। कानून का देश भर में विरोध हुआ था। क्यों हुआ? क्या प्रावधान क्यों रहे? सीएए संशोधन के खिलाफ 2019 में दिल्ली सहित देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस विरोध की शुरुआत कहां से की गई? असम, जो अभी भी विरोध कर रहा है। पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुई, लेकिन धीरे धीरे यह हिंसक होता गया। जैसे फॉर द एग्जाम्पल 15 दिसंबर दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। ठीक है। 19 से 21 दिसंबर तक यूपी में हिंसा हुई। दिल्ली के शाहीन बाग में हुए हिंसक प्रदर्शन को देश भर में चर्चा रही और इस हिंसा में 50 से अधिक लोगों की क्या हो गई थी? जानें चली गई थी। तो एक जो एक आंकड़ा आप दे सकते हैं, तो असम में अभी फाइनली आप देख रहे हैं, केरल में आपको अभी आगे डिटेल मिलेगी कि केरल में भी इसका विरोध किया गया है ना। चलिए देख लेते हैं। और आपको ये सारे डेट्स नहीं देखने, ये तो केवल समझाने के लिए है। आप इसका विरोध प्रदर्शन किन किन स्टेट में हुआ है, जैसे असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, दिल्ली हो गया। ओके। नाउ पूर्वोत्तर राज्यों के मूल निवासियों को डर है। विरोध का वजह क्या है कि पूर्वोत्तर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स, उनको डर है कि इस नियम के बाद बाहर से आए लोगों को नागरिकता से उनकी पहचान और आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। असम के लोगों का क्या तर्क है? वो क्या आर्ग्यू दे रहे हैं कि बांग्लादेश से बड़ी संख्या में आए हिंदुओं को नागरिकता देने से यहाँ के मूल निवासियों के अधिकार खत्म होंगे। हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन व बौद्ध धर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वो 5 टंग के लोगों को नागरिकता मिलेगी, लेकिन मुसलमानों को नहीं। वे इस धर्म के आधार पर बंटवारा मानते हैं। ठीक है, ये भी एक विरोध का वजह है। लोगों की यह भी चिंता है कि बांग्लादेश से बड़ी तादाद में आए हिंदुओं को नागरिकता जा सकती है। इससे यहाँ स्थायी रूप से रह रहे लोगों को कई तरह की दिक्कत होगी। इसके अलावा सरकार का क्या तर्क है? ये तो विरोध की वजह हो गई। सरकार इस पे अपना क्या आर्ग्यू दे रही है? केंद्र सरकार का तर्क है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये क्या है? मुस्लिम बहुल देश है, इसलिए मुसलमानों को वहां धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने की संभावना नहीं है। सरकार ने चिंताओं पर जवाब देकर डर दूर करने की कोशिश की है। 4 राज्यों में सीए के विरोध में प्रस्ताव पारित हो चुका है। सबसे पहले केरल ने, सबसे पहले किसने किया? केरल ने। कब? दिसंबर 2019 में इसके खिलाफ प्रस्ताव पेश किया था। और केरल में वर्तमान के कौन है? पिनराई विजयन वहां के सीएम है। इसके बाद कहां विरोध किया गया? पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने विरोध में प्रस्ताव पारित किया था। फैसला क्या आया? केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की अधिसूचना जारी की। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी। ये फाइनल डिसीजन आया। नाउ समूचे देश में सीएए लागू। कई वर्षों से चली आ रही खींचतान के बाद केंद्र सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को अधिसूचित कर दिया। इसके साथ यह कानून पूरे देश में लागू हो गया। पूरे देश में क्या कर दिया गया? इसके साथ यह कानून जो है लागू हो गया। ओके। नाउ
फैसले से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से बिना दस्तावेज आने वाले गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक शरणार्थियों, और उनमें कौन कौन हैं? हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को नागरिकता देने की राह खुल गई। 31 दिसंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, 2014 तक जो लोग भारत आ गए थे केवल उन्हें नागरिकता दी जाएगी। गृह मंत्रालय को लंबी अवधि के वीजा के लिए सबसे ज्यादा आवेदन कहां से आए हैं? पाकिस्तान से मिले हैं। ठीक है, सबसे कहां से आए हैं? पाकिस्तान से। 9, अब आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है? हम लोग स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं, ऑनलाइन मोड में आवेदन जो है दी जाएगी। नागरिकता के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी और रजिस्ट्रेशन के लिए क्या साइट है? ये www.indiancitizenship.online.nic.in, इस पे आपको एप्लीकेशन देना होगा। भारत कब आए, इस एप्लीकेशन में क्या आपको बताना होगा, क्या क्या जो इंफॉर्मेशन देने होंगे। भारत कब आए, पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज नहीं होने पर भी आवेदन कर पाएंगे। नागरिकता के आवेदनों की जांच व अन्य अड़चन दूर करने के लिए सरकार ने समिति भी बनाई है, और जो 8 सदस्यीय समिति है। 9, समूचे देश में से लागू गैर कानूनी प्रवासी घुसपैठियों का क्या होगा? जो गैर कानूनी रूप से आ गए हैं उनके लिए सरकार के अनुसार CAA विदेशियों को निकालने के बारे में नहीं है। इसका गैर कानूनी शरणार्थियों को निकालने से कोई लेना देना नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे शरणार्थियों के लिए विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920, ये दोनों को ध्यान रखिएगा, ये दोनों महत्वपूर्ण है, पहले से लागू हैं। दोनों कानूनों के तहत किसी देश या धर्म के विदेशियों का भारत में प्रवेश या निष्कासन किया जाता है। CAA को सरकार NRC से अलग बताती रही है। केरल और असम में विरोध। केरल के मुख्यमंत्री P. विजयन ने CAA को सांप्रदायिक आधार पर विभाजन पैदा करने वाला कानून करार देते हुए कहा कि इसे राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। सरकार का रुख पहले से ही है, क्योंकि सबसे पहले इसी ने विरोध किया था। इस विभाजनकारी कानून के खिलाफ पूरा केरल एकजुट होगा। पूरे असम में सोमवार को अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती के साथ सुरक्षा कड़ी कर दी गई। ऑल असम, ये पॉइंट है, आसू, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने कहा कि वह कानूनी रूप से लड़ाई लड़ेगा, और आसू ने इन ईयर 1979 अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन की मांग को लेकर 6 वर्षों तक आंदोलन किया था। CAA का मकसद क्या है, किस उद्देश्य से इसको लागू किया गया? फर्स्ट है पुनर्वास और नागरिकता की कानून के वादक को दूर करना, दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देना। थर्ड पॉइंट क्या है? नागरिकता अधिकार से 3 शरणार्थियों के सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक पहचान की रक्षा करना। आर्थिक, व्यावसायिक, बेरोक-टोक आवाजाही और संपत्ति खरीदने जैसे अधिकार सुनिश्चित करना। 6 बार संशोधन हो चुके भारतीय नागरिकता कानून 1955 से अब तक, और 11 की बजाय 6 वर्ष भारत में क्या होगा, रहने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्या है? विरोध करने वालों का क्या तर्क है? विरोध करने वाले लोगों का तर्क है कि समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। सिया और अहमदी जैसे संप्रदायों को भी पाकिस्तान जैसे मुस्लिम बहुल देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। नेगेटिव पॉइंट्स में जाएंगे, लेकिन इन्हें CAA में शामिल नहीं किया गया। तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार जैसे अन्य क्षेत्रों से सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों के बहिष्कार पर भी सवाल उठाया गया। कहने का मतलब है कि उन्हें इनमें शामिल क्यों नहीं किया गया, मुस्लिमों को शामिल क्यों नहीं किया गया? केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन कानून के जरिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रभावित अल्पसंख्यक समुदायों को, किसके लिए है? बेसिकली ये प्रभावित अल्पसंख्यक समुदायों को राहत देना चाहती है। और इन 3 देशों में, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया या आपका अफगानिस्तान, यहाँ पे मुस्लिम्स की संख्या काफी अधिक है। मुस्लिम समुदाय इन देशों में अल्पसंख्यक नहीं है बल्कि बहुसंख्यक हैं। यही कारण है कि उन्हें CAA में शामिल नहीं किया गया है। नागरिकता लेने नहीं देने वाला कानून, इसे किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी। यह कानून उन लोगों के लिए है जिनके पास दुनिया में भारत के अलावा और कोई जगह नहीं है। भारत का संविधान यह अधिकार देता है कि मानवतावादी दृष्टिकोण से धार्मिक शरणार्थियों को मूलभूत अधिकार मिले और ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान की जा सके। तो ये इसके कंक्लूजन में जाएगा। ठीक है, इससे किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी। यह कानून चलिए रिपीट हो गई है। तो ये हो गई ओवरऑल आपकी नागरिकता को लेकर के। ठीक है, नाउ यहाँ पर एक पॉइंट, ये लास्ट स्लाइड जो है रिपीट हो गई है। हमारा ओवरऑल अब CAA का उद्देश्य, मकसद या इसके एम क्या है,
इसके साथ आप अपने क्वेश्चंस के जो पूछे जाएंगे एग्जाम में, ये आपका कंक्लूजन आ जाएगा। नाउ नागरिकता को लेकर के ध्यान रखिएगा कि यह संविधान की किस में है, नागरिकता किस में है, संविधान के भाग 2 में है। किसमें है, यह संविधान के भाग 2 में है। ठीक है। नाउ आर्टिकल कितने से कितना तक है, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक है। ठीक है। नागरिकता, इस 2 पॉइंट को ध्यान रखिएगा, पॉलिटी में हो सकता है, बेसिक्स क्वेश्चन में आपके प्री में पूछा जा सकता है। तो ये हो गई ओवरऑल आपकी नागरिकता से संबंधित इंफॉर्मेशन। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फिर टुमारो मॉर्निंग लाइव क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।